ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको 3 चैप्टर, एक तो रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी इनवॉइस और टाइम ऑफ सप्लाई, इनको मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। आप लोगों ने अभी एग्जाम का लास्ट मोमेंट है, सबने ये चैप्टर्स पढ़े हुए होंगे और उसके बाद अपन इन तीनों चैप्टर्स के साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो आप प्री एडवांस इसको पढ़ेंगे और फिर जो भी हर लेवल पे इंटर फाइनल्स में जितने भी क्वेश्चंस आए इन चैप्टर से, पहले अपन इन 3 चैप्टर्स को टारगेट करेंगे। रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस जिसमें ई वे बिल भी आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो पहले 2 दिन मैं आपको ये आज और कल का दिन जितना अपन इसको रिवाइज कर सकते हैं जल्दी जल्दी वो अपन बताते हैं और फिर आप अपने लेवल पे इसको रिवाइज करना स्टार्ट करें। और फिर एक प्री शीट आपको दी जाएगी कि ये क्वेश्चंस है और उसमें आंसर्स नहीं होंगे। फिर अगले दिन मैं आपके वो आंसर क्या इन डिस्कस करेंगे। देर आफ्टर फिर अपन 2 चैप्टर को टारगेट करेंगे, पेमेंट ऑफ जीएसटी और रिटर्न, और एक टीडीएस टीसीएस आता है तो इसको अपन टारगेट करेंगे यहाँ। क्लियर है? तो इसका वेटेज थ्योरेटिकल है, इसको मतलब अपन स्कोर कर सकते हैं। अब जब भी अपन को इन चैप्टर्स को क्या करना है, याद करना है, सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है कि एक बार जितने भी सेक्शंस अलोंग विद सब सेक्शंस वो आप लिख दीजिए, उससे आपको फटाफट क्या होगा, रिकॉल होगा। तो आइए सबसे पहले अपन रजिस्ट्रेशन चैप्टर को लेते हैं। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन कौन सा 24, 22(1), 22(2), 23(3), 4, एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन क्या 2। उसके बाद 23(1) और 2, 24(1) और 2, इसके अंदर 12 पॉइंट होते हैं। ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर का ही पार्ट होते हैं, बट इसको हम टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आते हैं। आपको एक पक्का क्वेश्चन मिलेगा, 4 चैप्टर है जहाँ आपको एक डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा, वैल्यूशन, आईटीसी, टैक्सेबल पर्सन और एक कंपोजिशन स्कीम। तो इसको अपन टैक्सेबल पर्सन भी बोलते हैं। यहाँ आपको डेफिनेटली 2 भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये आपके लिए चारों के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद सेक्शन 25(1), 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। उसके बाद सेक्शन 26(1), 26 क्या 2, 27(1), 27(2), 28 क्या 3, 29(1), 2, 3, 4 और क्या 5। ठीक है, और ये मेरे सेक्शन है। फिर 31, 2 और क्या 3। ये मेरे पूरे रजिस्ट्रेशन चैप्टर्स के सेक्शंस हो जाते हैं। ये चैप्टर अपन रूल के साथ भी पढ़ते हैं और यहाँ रूल आता है, रूल कौन सा 8, 9, 10, 11, 12 to 15, इसको आप छोड़ सकते हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और एक 25, और यहाँ पे 10 + 10A और आजकल एक नया है 10B। ये मेरे सारे क्या है, रूल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेक्शन 22(1) की, कोई आदमी जीएसटी में कब जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा, तो उसका टर्नओवर देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों, टर्नओवर। तो सबसे पहले आपको 22 नहीं देखना, क्योंकि 22 तो सेक्शन है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 23 है पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड 24 है पर्सन कंपल्सरी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अगर कोई भी अनजान आदमी तुम्हारे पास आए और वो तुमसे पूछना चाहे कि क्या मेरे पे जीएसटी लॉ अप्लाई है,
तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए 23 पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बच्चों इस सेक्शन के अंदर क्या होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर, अगर आप 100% नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, लॉ में दो ही नॉन टैक्सेबल गुड्स होते हैं, पेट्रोल और एल्कोहल। अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो और आप एग्रीकल्चरिस्ट हो तो टू द एक्सटेंट कल्टीवेशन, और लास्ट अगर आपकी सेवाओं पे, गुड्स या सर्विस पे 100% आरसीएम लग रहा है तो आपका टर्नओवर कितना भी हो आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल नहीं हो। तो 4 लोग एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है और इनडायरेक्ट भी आ सकता है, हु इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बट ध्यान रखना 100%। आपको क्वेश्चन में बोल दे कि आप पेट्रोल की भी सप्लाई करते हो और मशीन ऑयल की भी करते हो तो फिर सेक्शन 23 नहीं लगेगा। ठीक है, 12 ऐसे लोग हैं जिनको कंपल्सरी क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो, है ना। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और इनडायरेक्ट भी खूब आते हैं, क्लिक होना चाहिए। इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पे मैंने इंटर स्टेट बोला है नॉट इंट्रा, टैक्सेबल बोला है नॉट एग्जाम, और गुड्स बोला है नॉट सर्विस। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स की अगर आप सप्लाई करते हो दूसरे स्टेट में अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स तो आपको कंपल्सरी क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन, आपका टर्नओवर कितना भी हो। दूसरा है कि जो सीटीपी होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है चाहे इंट्रा हो या इंटर हो अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स, उसको भी कंपल्सरी क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन। तीसरा है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कौन सा बच्चों, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उसको भी क्या करवाना है बच्चों, कंपल्सेशन कराना, चाहे इंट्रा या इंटर हो। और हैंडीक्राफ्ट वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं है। आपकी सेवाओं पे आरसीएम लग रहा है तो आप 23 में लायबल नहीं हो। अब आपकी सेवाओं पे आरसीएम लग रहा है मतलब रिसिपेंट लायबल है, तो जिन सेवाओं पे आरसीएम लगता है वहाँ रिसिपेंट को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। 4 ही हो गए बच्चों। तो आप मेरे नोट्स और कॉपी ओपन करके रखिए, तो 24 में आपको 4 नाम तो ये मिलेंगे। ओके, उसके बाद 3 पॉइंट आते हैं इको के। इसके आते हैं इको, कोई पर्सन अगर इको के थ्रू गुड्स की सप्लाई कर रहा है, यहाँ मैं सर्विस नहीं बोल रहा हूँ, कोई पर्सन जो इको के थ्रू गुड्स की सप्लाई कर रहा है और जहाँ इको टीसीएस कलेक्ट करने के लिए क्या लायबल है, वहाँ भी आपको कंपल्सरी क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन। इको जो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है उसको भी क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन। आपको पता है वैसे तो जीएसटी सप्लायर पे करता है, नोटिफाइड केस में रिसिपेंट पे करता है, बट कुछ केस में इको भी पे करता है। सेक्शन 9(5) वाली सेवा जहां इको जीएसटी पे करने के लिए लायबल है तो इको को भी कंपल्सरी क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है बच्चों, ये भी क्लियर हो गया। तो 4 और 3 7, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, टीटीपी, एनआरडीपी, जिनकी सेवाओं पे आरसीएम लग रहा है, इको के थ्रू गुड्स बेचने वाला, इको टीसीएस कलेक्ट करने वाला, और 9(5) वाला इको को भी क्या करवाना है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अगर आप सेक्शन 51 में, आपको पता है जब आप गवर्नमेंट को सप्लाई करते हो, गवर्नमेंट को क्या करते हो, 2.5 लाख से ऊपर की सप्लाई करते हो तो गवर्नमेंट आपका टीडीएस काटती है, और गवर्नमेंट खुद भी आगे हो सकता है सप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे है कि अगर कोई पर्सन जो टीडीएस काटने के लिए लायबल है, वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्ट्रेशन, बट टीडीएस काटने के लिए लायबल है, उसको भी क्या करवाना है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अगर किसी को क्या बांटना चाहता है, क्रेडिट, तो उसको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना है, चाहे वो ऑलरेडी क्या हो, रजिस्टर्ड हो। ठीक है, और अगर आपका प्रिंसिपल, आप किसी के बिहाफ पे सप्लाई कर रहे हो एंड योर प्रिंसिपल आर द टैक्सेबल पर्सन, तो जो एजेंट है उसको भी कंपल्सरी क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन, उसको भी क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन। तो देखो 4 1 3 इको के, टीडीएस काटने वाला, आईएसडी, और प्रिंसिपल का एजेंट। अगर आप ओआईडीआर सर्विस दे रहे हो, कौन सी सर्विस, ओआईडीआर सर्विस दे रहे हो इंडिया के बाहर से इंडिया में अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो ओआईडीआर वाले को क्या कंपल्सरी क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे एक नया अमेंडमेंट आया, ऑनलाइन मनी गेमिंग, क्या बच्चे बने, ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले को भी क्या कंपल्सरी क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन। ओके, तो बताओ 24। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप 23 में भी नहीं आ रहे हो, सेक्शन क्या 24 में भी नहीं आ रहे हो, फिर आप नॉर्मल फिर क्या होता है, अगर आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सेक्शन 22(1), अगर आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा से क्या कर रहे हो, सप्लाई, और आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, चाहे आप गुड्स के सप्लायर हो या सर्विस, लेकिन टैक्सेबल टर्नओवर,
आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा से क्या कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, और आपका टर्नओवर अगर 10 लाख से ज़्यादा है, तो जिन जिन स्टेट्स में आप क्या कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई, आपको ईच स्टेट में क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। अगर आप इन 4 स्टेट्स में नहीं हो और आप सर्विस के सप्लायर हो, टैक्सेबल सर्विस के क्या हो, सप्लायर हो, तो लिमिट 20 लाख लगेगी। क्या लगेगी बच्चों, 20 लाख। अगर आप केवल प्योरली गुड्स के सप्लायर हो, लेकिन है ना अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना मेघालय, सिक्किम, पौंडीचेरी और तेलंगाना में सप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ लिमिट क्या लगेगी, 20 लाख। तो अगर आप पहले वाले क्राइटेरिया में भी नहीं आ रहे, दूसरे में भी नहीं आ रहे, आप इन स्टेट से भी टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई नहीं कर रहे हो, तो फिर आप अदर स्टेट्स में आओ। अदर स्टेट्स में अगर आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है, कंपोजिशन स्कीम में तो मैन्युफैक्चरर था, यहाँ ट्रेडर भी है। अगर आप नोटिफाइड गुड्स के क्या है, मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है, जैसे तंबाकू, आइसक्रीम, पान मसाला, कुछ नोटिफाइड लिस्ट है, वो ईट्स वगैरह, वो टाइल्स वगैरह, ब्रिक्स वगैरह, तो वहाँ पे लिमिट लगेगी 20 लाख। अगर आप इन किन्हीं में भी नहीं हो तो लिमिट लगेगी 40 लाख। और फिर जिन जिन स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, वहाँ आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ज़्यादा है। अब सर एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा, ये डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, डिफाइन द एग्रीगेट टर्नओवर। ये एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन कंपोजिशन में भी काम आती है और यहाँ भी काम आती है, डेफिनेशन सेम है। एक आदमी की क्या होती है, परचेज, और एक होती है सेल। परचेज कभी भी टर्नओवर में नहीं आएगी, चाहे वो आरसीएम वाली हो, चाहे वो आरसीएम वाली हो, परचेज कभी भी टर्नओवर में नहीं आएगी। टर्नओवर में केवल कौन सी आएगी, सेल। अब कुछ चीजें जैसे सप्लाई नहीं होती, जैसे ट्रांजैक्शन मनी एंड सिक्योरिटी, वो सप्लाई, वो गुड्स ही नहीं है, वो नहीं आएगा। अपन शेड्यूल 3 में जो सप्लाई नेगेटिव वाली सप्लाई बात करते हैं, वो सप्लाई नहीं है, वो भी नहीं आएगा। जॉब वर्कर को हम दे रहे हैं, वो आएगा ही नहीं। अपने एडिशनल प्लेस को सप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा हूं मैं, एडिशनल प्लेस को सप्लाई कर रहे हैं, वो नहीं आएगा, लेकिन डिस्टिंक्ट पर्सन को करेंगे तो आएगा। अदर लॉ के टैक्स जुड़ेंगे, जीएसटी लॉ का टैक्स नहीं जुड़ेंगे। और अगर मेरी सेवाओं पे आरसीएम लग रहा है, टर्नओवर तो मेरा ही है ना, टर्नओवर आएगा। ये तो हुई एक बात। तो क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे, ट्रांजैक्शन मनी एंड सिक्योरिटी, जो नेक्स्ट जो शेड्यूल 3 वाली सप्लाई है उनको नहीं लेंगे, जॉब वर्कर को नहीं देंगे, एडिशनल प्लेस को करेंगे तो नहीं करेंगे, डिस्टिंक्ट को लेंगे एडिशनल को लेंगे, और जीएसटी लॉ का टैक्स नहीं लेंगे। उसके अलावा सब लेंगे, चाहे इंट्रा हो या इंटर हो, टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, नॉन टैक्सेबल हो, जीरो रेट हो, सब टर्नओवर में लेंगे। और अगर आपका टर्नओवर अगर लिमिट से क्या है, ज्यादा है, तो जिन जिन स्टेट से आप क्या कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई, वहां आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। अगर आप पे ऊपर दोनों लिमिट लग रही है, 10 लाख वाली भी और 20 लाख, तो सबसे जो लोअर वाली लिमिट होती है बच्चों, वो अप्लाई होती है। बात समझ में आ गई। ये वाले सेक्शन कोई खास नहीं है, इनको आप छोड़ सकते हैं अगर आप, ये मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे अमालगमेशन होता है, तो अगर पुरानी कंपनी का, एक कंपनी का दूसरी कंपनी में क्या हो गया, अमालगमेशन या सक्सेशन हो गया, तो नई कंपनी को पुराना वाला नहीं, नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, नया रजिस्ट्रेशन। और ये 2 एक्सप्लेनेशन तो भाई साहब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल किसको सप्लाई कर रहा है, एजेंट को, 10,000 की बिलिंग कर रहा है, और एजेंट कस्टमर को कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, चाहे नाम लेके या ना लेके। तो प्रिंसिपल ने 10 दिया और एजेंट 10 से 12 में भेज रहा है, टर्नओवर किसका माना जाएगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये शेड्यूल 1 वाला एजेंट है क्या। अगर एजेंट अपने नाम से इनवॉइस इशू कर रहा है तो टर्नओवर हमेशा एजेंट का माना जाएगा। और अगर प्रिंसिपल इसको कर रहा है डायरेक्ट, एजेंट तो केवल मिला रहा है, तो टर्नओवर फिर प्रिंसिपल का माना जाएगा। और साइलेंट मोड में यही मानना कि इनवॉइस एजेंट ही क्या करता है, इशू करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना। और फिर ये यहां भी आता है और 24 में कंपलसरी भी होता है। एक होता है जॉब वर्कर वाली बात, क्या बच्चों, जॉब वर्कर। अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर को माल भेजता है और जॉब वर्कर के पास माल पड़ा हुआ है और जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, जॉब वर्कर क्या है, और फिर प्रिंसिपल जॉब वर्कर के प्लेस से किसी को आगे सप्लाई कर देता है, तो जो प्रिंसिपल का माल कहां पड़ा हुआ है, जॉब वर्कर के पास, और फिर प्रिंसिपल जॉब वर्कर के प्लेस से किसी को, और उस केस में टर्नओवर प्रिंसिपल का ही माना जाएगा। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। एक बार मैंने क्या बोला, एक बार मैं पहले पूरा सेक्शंस बोल दूं। आज और कल में मैंने 3 चैप्टर्स बोले, कौन कौन से, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई, जिसमें ई वे बिल भी आ जाएगा। पहले मैं पूरे प्रोविजंस आराम से सारे बोलूंगा, फिर मैं इनके अब आपको क्वेश्चन दूंगा। जो जो मैंने आज बोल दिया आप इन सबको रीड करके आएंगे, और यार ये तीनों चैप्टर आप रीड कर ले, ठीक है। अब हम छोटे छोटे टारगेट लेके चलेंगे। अभी अपना ज़्यादा टारगेट नहीं है, 24 से 50 इसको टारगेट लेने हैं और सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर है।
तो इसको हम टैक्सेबल पर्सन चैप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टैक्सेबल। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ओके, अब सर ये सेक्शन क्या है? ये बताता है रजिस्ट्रेशन किसको करवाना होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, किसको करवाना होता है। जैसे यहाँ के हिसाब से आप लाइबल हो, तो अब प्रोसीजर क्या है ना? ये तो एक ये बता रहा है। अगर आपने एक एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो दूसरे एक्ट में अपने आप होगा या नहीं होगा? टीटीपी एनआरटीपी के लिए स्पेशल प्रोविजन है। किसके लिए? टीटीपी एनआरटीपी के लिए स्पेशल क्या है? प्रोविजन है। एक है अमेंडमेंट। क्या है बच्चों? अमेंडमेंट 28, 1, 2 और क्या 3। मतलब एक बार आपने रजिस्ट्रेशन चेंज करवा लिया और उसमें फिर कुछ बदलाव होता है, तो बदलाव कैसे करवाएंगे? कौन सी परिस्थितियों में आपका रजिस्ट्रेशन क्या होता है? कैंसिल। और कैंसिल के बाद रिवोकेशन कैसे होता है? तो बच्चों 27, 1, 2, 3 तो सीटीपी एनआरटीपी का है और 28, 1, 2, 3 अमेंडमेंट का है। तो ये तो बोलता है रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसमें अमेंडमेंट कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन कैसे होता है, और फिर रिवोकेशन कैसे होता है। और ये रूल्स आपकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। ओके, रूल्स आपकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो आइए बच्चों, ये आपकी रूल्स क्या करेंगे? मदद। तो मेरे नोट्स के अंदर सबसे पहले मैंने सारे सेक्शंस दिए हैं और फिर रूल्स की क्या दी है? समरी दी है। तो सबसे पहले अपन जनरल बात कर लेते हैं। जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो स्टेट वाइज होता है। क्या होता है बच्चों? स्टेट वाइज। ये सबसे बड़ी बात है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है। इट मींस कि जैसे मान लो मेरा पैन नंबर 1, 2, 3, 4 है और मेरा एक जयपुर में ऑफिस है और एक मेरा दिल्ली में ऑफिस है। मैं यहाँ से भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ, और एक मेरा मणिपुर में भी है और यहाँ से मैं एग्जाम सप्लाई कर रहा हूँ। जब टर्नओवर निकालेंगे तो तीनों ऑफिस का टर्नओवर जोड़ा जाएगा, क्योंकि टर्नओवर पैन नंबर वाइज निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? पैन नंबर। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन की बारी आएगी, वो स्टेट वाइज होता है। तो जिन जिन स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, जिन जिन स्टेट से आप क्या कर रहे हो? टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, ईच स्टेट में आपको क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 1 होगा और रजिस्ट्रेशन क्या होगा? और ये कंपलसरी होता है, ऑप्शनल नहीं है, चॉइस नहीं है। जिन जिन स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, वहां आपको क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। और यहां जरूरत नहीं है। अब मान लो एक पेन नंबर वाले के 2 रजिस्ट्रेशन है, एक पेन नंबर वाले के, तो बच्चों इसको बोलेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या बोलेंगे? ये सेक्शन कौन सा बोलता है? 25(4). एक रजिस्टर्ड है और एक रजिस्टर्ड नहीं है, इसको बोलेंगे डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट। ये बोलता है 25(5). अगर एक पेन नंबर वाले के बीच में 2 रजिस्ट्रेशन की दीवार आ जाए, किसकी आ जाए बच्चों? तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाता है। और अगर रजिस्ट्रेशन की दीवार ना आए, स्टेट अलग है, तो डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन मान लो जयपुर में ही 2 ऑफिस है, जयपुर में ही क्या है? 2 ऑफिस है, और ये भी रजिस्टर्ड और ये चॉइस है, चाहो तो करवाओ, अदरवाइज मान लो आपने नहीं करवाया, तब तो ये कहलाएंगे एडिशनल प्लेस। क्या कहलाएंगे? और अगर आपने इसका भी करवा लिया सेपरेटली, तो कहलाएंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। तो जब हम टर्नओवर निकालते हैं तो डिस्टिंक्ट पर्सन और डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट दोनों को लेते हैं, बट एडिशनल प्लेस को सप्लाई करते हैं तो सप्लाई टर्नओवर में नहीं लेते। अब अपन 1 बाई 1 एक एक सेक्शन देखते हैं। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। ये पक्का क्वेश्चन आ जाता है, टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर बच्चों कोई पर्सन, देखो आप लाइबल कब होते हो? सेक्शन 22 और 24 के हिसाब से आप क्या होते हो? लाइबल। ठीक है, अगर आप 22 और 24 के हिसाब से लाइबल हो तो स्टेट वाइड रजिस्ट्रेशन करवाना है कितने दिन के अंदर? लाइबल होने के 30 दिन में। अप्लाई करना है। क्या करना है? रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, अप्लाई करना। समझ गए बात को? अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। और जो कैजुअल पर्सन और टैक्सेबल एनआरटीपी होता है, वो बिजनेस कमेंस होने के 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कर देगा? अप्लाई। बताओ, ये 5 दिन और 30 दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन? बोलो बच्चों, व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ क्या? रजिस्ट्रेशन। क्लियर बच्चों? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसके लिए रूल 8 बताएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसके लिए रूल, पहले मैं सेक्शन बता रहा हूँ। तो 25(1) सबको क्लियर है बच्चों? 25(2) रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है। क्या होता है बच्चों? स्टेट वाइज। ये मैंने आपको बता ही दिया। 25(2) बोलता है अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन इंडिया लेवल पे नहीं होता, स्टेट वाइज होता है। अच्छा सर, अगर आप एक ही स्टेट में मान लो 2 रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, क्या वो पॉसिबल है? आंसर है यस।
बट उसके लिए रूल 11 की कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। तो दो अलग अलग स्टेट में तो कराना ही करना पड़ेगा। बात दो की नहीं हो रही, बात हो रही है एक ही स्टेट में अगर आप दो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको रूल 11 की कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी। और रूल 11 को अपन हाथ की याद यहीं देख लेते हैं। रूल 11 क्या बोल रहा है? रूल 11 क्या बोल रहा है कि एक देखो, हमने क्या बोला कि आपके दो रजिस्ट्रेशन, एक अलग अलग स्टेट में ऑफिस है जब तो दो कराना ही है, लेकिन एक ही स्टेट में अगर दो है तो आप चाहो तो ऑप्शन है कि आप दो रजिस्ट्रेशन ले लो। बट उसके केस में अगर आपने दो लिया तो पहली बात है उन दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? इसका नतीजा ये होगा कि जब आप उसको माल बेचोगे उसको इनवॉइस काटोगे, उस पर क्या लगाओगे? जीएसटी भी लगाओगे, और वो आपका टर्नओवर में भी शामिल होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक ऑफिस के लिए कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं दूसरे के लिए, वो पॉसिबल नहीं। बताओ क्या क्या कंडीशन हो गई? एक तो उसको माल बेचोगे तो जीएसटी लगाओगे, इनवॉइस इश्यू करोगे, और एक अगर एक में रेगुलर में जाएगा तो दूसरे में भी रेगुलर में जाएगा, और एक में कंपोजिशन में जाएगा तो दूसरे में भी कहां जाएगा? कंपोजिशन में। ऐसी बातें कौन बोलता है बच्चों? रूल 11। समझ गए? तो मेरे हिसाब से जो मेरी ये लिस्ट थी, उस लिस्ट में मैंने आपको क्या कौन सा सेक्शन बता दिया? सर आपने ये हमको पूरा बता दिया, ये हमको बता दिया, आपने 25(1) भी बता दिया, 25(2) भी बता दिया स्टेट वाइज, और आपने रूल 11 भी बता दिया। क्या बता दिया? रूल 11। आई बात समझ में यहां तक? ठीक है, याद हो रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट, उसके बाद होता है 25(3) वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन कुछ खास बन नहीं सकता, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो पूछेगा कोई व्यक्ति जो 22 और 24 के हिसाब से लायबल नहीं है तो वो भी अपना वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। कमिश्नर उसको टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करते हुए अलाउड कर देगा। ठीक है यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना कि 29 में एक बात आई है, अगर आपने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन किया और 6 महीने में अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो सेक्शन 29(2) में आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है। तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। अब आपने जैसे वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवा लिया ना, तो अब ये मत सोचना कि एहसान कर रहे हो गवर्नमेंट पे। अब आप एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप पे सारे कायदे कानून वैसे ही अप्लाई होंगे जैसे कि रजिस्टर्ड पर्सन पे क्या होते हैं? अप्लाई होते हैं। चलो बच्चों 29(3) समझ में आ गया आपको यहाँ पे। उसके बाद 25(4) डिस्टिंक्ट पर्सन, एक पैन नंबर वाले के दो रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो अलग अलग स्टेट में या सेम स्टेट में, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा। एक पैन नंबर वाले के एक रजिस्ट्रेशन एक स्टेट में दूसरे में नहीं है तो वो तभी हो सकता है जब वो एग्जाम्स अप्लाई कर रहा है, वो डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगा। एक पैन नंबर वाले के सेम स्टेट में दो रजिस्ट्रेशन तो डिस्टिंक्ट पर्सन, और एक रजिस्टर्ड दूसरा अनरजिस्टर्ड तो वो एडिशनल प्लेस कहलाएगा। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन और डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट को इवन विदाउट कंसिडरेशन आप सप्लाई करते हो तो भी सप्लाई मानते हैं, लेकिन एडिशनल प्लेस को करते हो तो सप्लाई नहीं मानते। तो बताओ बच्चों, मैंने आपको और कौन कौन से सेक्शन बता दिए? वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिश, डिस्टिंक्ट पर्सन और क्या? डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा आता है वो आता है 25(6) रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पैन नंबर लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो आपका जीएसटीएन मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आपका 15 डिजिट का रजिस्ट्रेशन होता है जीएसटीएन। ये एग्जाम में पूछ सकता है कितना डिजिट? 15। शुरू के 2 होते हैं स्टेट कोड, बीच का 10 होता है आपका पैन नंबर, 2 एंटिटी कोड, तो 2 और पैन नंबर 10 डिजिट का होता है तो 2 तो स्टेट कोड, 10 पैन, 10 और 2 12, 2 एंटिटी कोड और एक स्पेशल कैरेक्टर, 15 होता है। ठीक है, तो अब बताओ, नहीं तो आपका जीएसटीएन बनेगा ही नहीं। तो बताइए, पैन नंबर लेना जरूरी है। लेकिन जो सेक्शन 51 में टीडीएस काटने के लिए क्या है? लाइबल है, वो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, उसको जरूरी नहीं है। और एक एनआरटीपी, किसको जरूरत नहीं है? एनआरटीपी। सब सेक्शन 7 बोलता है एनआरटीपी को भी पैन नंबर की जरूरत नहीं है। ये अपना पासपोर्ट, ये अपने देश का जीएसटीएन या वहां का रजिस्ट्रेशन, उसके आधार पर भी जीएसटीएन के लिए क्या कर सकता है? अप्लाई। तो बच्चे मैंने कौन कौन सा बता दिया? सर आपने 6 भी बता दिया और 7 भी बता दिया, 6 भी बता दिया और 7 भी बता दिया। अच्छा, उसके बाद फिर आता है कौन सा? 8 सुमोटो रजिस्ट्रेशन। सुमोटो रजिस्ट्रेशन, सुमोटो रजिस्ट्रेशन बच्चों क्या होता है? जैसे एक तो आप 22 के हिसाब से लाइबल होते हो, एक 24 के हिसाब से और एक वॉलंटरी। एक आदमी जो 22 और 24 के हिसाब से लाइबल था और उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, डिपार्टमेंट ने आपके कोई सर्वे इंक्वायरी किया, सर्च किया और डिपार्टमेंट को लगता है कि ये बंदा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइबल है, तो डिपार्टमेंट सर्च के दौरान
रूल 16 के प्रोसीजर के हिसाब से, मतलब आपका एक बार टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? टेम्पररी। तो रूल 16 के हिसाब से आपका क्या कर देता है? टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कर देता है। और ये फिर आपकी ड्यूटी है या तो 90 दिन में अपील फाइल करे, क्या फाइल करे उसके खिलाफ, या 90 दिन में उस टेम्पररी को परमानेंट कराए। सपोज करो आपने अपील फाइल कर दी और अपील का जजमेंट आया और आप जजमेंट में वहां पे अपील अथॉरिटी ने कह दिया कि नहीं ये डिसीजन सही है, तो फिर आपको हार गए इसका मतलब आप, तो आपको फिर हारने के 30 दिन में क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सुमोटो रजिस्ट्रेशन। क्या बोला बच्चों? सुमोटो रजिस्ट्रेशन। बताओ 25(8) भी मैंने बता दिया और कौन सा बता दिया, इसके साथ साथ रूल भी बता दिया। तो सुमोटो रजिस्ट्रेशन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। कौन सा रजिस्ट्रेशन? सुमोटो रजिस्ट्रेशन। UIN आपको पता है जब हम एम्बेसी वगैरह को वालों को माल बेचते हैं, किसको माल बेचते हैं? ये स्पेशल एजेंसी होती है UNO वालों को, इनको माल बेचते हैं तो एक बार तो हम GST लगाते हैं, हालांकि इसे लगना नहीं चाहिए बट इन पे एक बार लगाते हैं। अब ये नाराज हो जाएंगे, सरकार ने बोला कोई बात नहीं, सप्लायर जब आपको माल बेचेगा एक बार उसको GST लगाने दो, फिर आप क्या करना, UIN ले लेना। क्या लेना बच्चों? UIN, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। रूल 17 में आप अप्लाई करो और हम आपको 3 वर्किंग डे में क्या दे देंगे? UIN। उससे क्या होगा? UIN मिलने से फिर आपने जो परचेज के समय क्या पे किया था? टैक्स, अब आपको उसको कैश में क्या दे देंगे? रिफंड दे देंगे। समझ गए? तो प्रोसीजर क्या है, अगर हम इन लोगों को माल बेचेंगे तो एक बार GST लगाएंगे, ये लोग क्या लेंगे? UIN लेंगे। 3 वर्किंग डे में रूल 17 में इनको क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन के लिए, रिफंड के लिए क्या कर देंगे? अप्लाई, और इनको क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। बोलो बच्चे बात समझ में आ गई थी? यही बताइए UIN। तो बताइए मैंने कौन सा सेक्शन देख लिया सर? आपने हमको 9 भी बता दिया और लगे हाथ कौन सा बता दिया? 17 भी बता दिया। अब ये होने के बाद ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है? इसके लिए आपको रूल 8, रूल 9, रूल 10 और रूल 10A ये पढ़ना पड़ेगा, है ना? कौन कौन से रूल पढ़ने पड़ेंगे? ये, और इसी के साथ ये सेक्शन भी आ जाएगा। अब मैं आपको सबसे पहले रूल 8 के पास लेके जा रहा हूं। कहां लेके जा रहा हूं बच्चों? रूल 8। पर उससे पहले एक 2-3 चीजें और देख लेते हैं। GST में जैसे CGST एक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो एक एक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो दूसरे एक्ट में भी आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन। और एक एक्ट में अगर मना हो गया तो दूसरे एक्ट में भी क्या हो जाएगा? मना हो जाएगा। दूसरे एक्ट में भी क्या हो जाएगा? मना हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, एक रूल 18 और देख लो हाथ की हाथ। रूल 18 ये बोलता है बच्चों कि जो भी आपको GST सर्टिफिकेट मिलता है और एक नंबर मिलता है वो आपके विजिबल प्लेस पे होना चाहिए। मतलब आपकी जो भी एडिशनल प्लेस, प्रिंसिपल प्लेस होते हैं वहां पे आपका सर्टिफिकेट और GST नंबर विजिबली होना चाहिए। अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है। ये 29 बोलता है कि आपने एक्ट और रूल्स का क्या किया है? वॉयलेशन, तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है? कैंसिल। तो बच्चों मैंने 18 भी आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है? ये हमको देखने की जरूरत नहीं है। अब रूल 8, तो पहले मेरे नोट्स के अंदर पहले 25, 26 इनको समझाया गया। फिर अब मेरा क्या दे रखा है? रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर। रजिस्ट्रेशन का क्या है? प्रोसीजर। कौन सा रूल है? 8। एक बार लगे हाथ आप एक सेक्शन और देख लो, 27 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। TTP और कौन सा? NRTP। TTP और NRTP। TTP और NRTP कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। क्या हो गया बच्चों? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट क्या? टैक्सेबल पर्सन। इनके लिए पूरे GST लॉ में बहुत सौतेला व्यवहार किया है। पहला सौतेला व्यवहार तो 24 में इनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। दूसरा सौतेला व्यवहार औरों को तो लायबल होने के 30 दिन में करवाना है, इनको 5 दिन एडवांस में करवाना है। तीसरा सौतेला व्यवहार इनको इनका रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम 90 दिन तक इफेक्टिव रहता है, जितना इन्होंने मांगा, और 90 डेज विच एवर इज अर्लियर। फर्दर एक्सटेंड हो सकता है 90 डेज के लिए, जितना मांगा और 90 डेज। तो ये भी एक सौतेला व्यवहार, क्योंकि 90 डेज का रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक और, लोगों को GST जैसे आपने अप्रैल महीने की लायबिलिटी है तो अप्रैल को आपको 20 मई तक जमा कराना है, इनके लिए नहीं है। इनको जितने पीरियड के लिए क्या चाहिए? रजिस्ट्रेशन। इनको प्री एडवांस क्या करना पड़ेगा? अपनी लायबिलिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी और वो एडवांस जमा कराने के बाद ही इनको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। वो एडवांस जमा कराने के बाद इनको रजिस्ट्रेशन क्या होगा? ग्रांट होगा। एक और अत्याचार, TTP NRTP कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। एक और अत्याचार, NRTP को ITC नहीं मिलती। CTP को मिल जाती है बट NRTP को ITC नहीं मिलती। समझ गए बच्चों क्या बोल रहा हूं?
तो चलिए बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये 90 दिन वाली बातें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछ सकता है। तो आइए अब अपन आगे के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको सीटीपी एनआरटीपी के बारे में भी यहाँ पे बता दिया। अब रूल 8, 9 और 10। देखो बच्चों, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, सिंपल सी बात है। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, जिसका नाम है www.gst.gov.in। उस पर गए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। आप कभी प्रैक्टिकली खुद भी देख सकते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको दो पॉइंट दिखेंगे, तो लॉ में बोलते हैं पार्ट ए और पार्ट बी। पहले आपको पार्ट ए पे क्लिक करना है और वहाँ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल और स्टेट कोड। ये देते ही फिर वो आप उसमें डेटा दोगे, तो डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट ओटीपी वगैरह भेजकर या पैन नंबर इनकम टैक्स की वेबसाइट से चेक करके आपका सब कुछ क्या करता है, ऑथेंटिक करता है कि सही है या नहीं है। और फिर आपको एक टीआरएन जनरेट होता है। क्या होता है बच्चों? टीआरएन, टेम्पररी नंबर। उस नंबर को लेके आप पार्ट बी भरेंगे। क्या भरेंगे बच्चों? पार्ट बी। और पार्ट बी भरने का मतलब है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना। क्या करना बच्चों? उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमको क्या करने होते हैं, अपलोड करने होते हैं, है ना। लेकिन सीटीपी के लिए एक कंडीशन हो रहा है कि तेरे को एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। किसको? सीटीपी को। ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद, सीटीपी ने एडवांस टैक्स पे करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा। क्या होगा बच्चों? बट उससे पहले लास्ट एक स्टेप है, आपको अपने आधार को क्या कराना है? वैलिडेट। क्या कराना है बच्चों? वैलिडेट। तो दो चीजें होगी। अब जैसे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, तो अब आपने क्या किया, वहां पे ऐसा बॉक्स बना होता है ना, ऑफ साइज में होता है, तो आपने इसको ऑन कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? तो आपके मोबाइल पे, आधार पे जो मोबाइल नंबर होता है उस पर ओटीपी आएगा, उसको आपको वेरीफाई करना है। क्या करना है बच्चों? तो अगर आपने वेरीफाई 15 दिन के अंदर करना होता है, कितने दिन के अंदर? 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन। तो इसको बोलेंगे हमने अप्लाई किया था, किसके लिए? आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। और या मान लो तुमने इस बॉक्स को बंद ही रखा। दो बातें हो सकती है, बताओ क्या। अगर आपने बॉक्स को क्या कर दिया? ओपन, और 15 दिन में वैलिडेट नहीं किया, कितने दिन के अंदर? या आपने बॉक्स को ओपन ही नहीं किया। दो बातें ही तो होगी, बताओ। देखो, वैलिडेट कर दिया तो बात ही खत्म, है ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दो बातें क्या हो गई? आपने बॉक्स को ओपन तो कर दिया, लेकिन उस ओटीपी को 15 दिन तक वेरीफाई नहीं किया। या दूसरा आपने, तो उस केस में दोनों ही केस के अंदर एप्लीकेशन नंबर तो क्या हो जाएगा? जनरेट। तो पहली बात, कब होगा जनरेट? या तो 15 दिन या वैलिडेट डेट, विच एवर इज अर्ली। बताओ कितने दिन के अंदर होगा? जैसे आपने इस बॉक्स को ग्रीन कर दिया, क्या कर दिया? ग्रीन, 15 दिन के अंदर। तो जिस दिन आपने वैलिडेट किया, और कितना? 15 दिन, विच एवर इज, ऐसे मान लिया जाएगा कि आपने अपनी एप्लीकेशन के लिए क्या कर दिया? अप्लाई। और अगर आपने मान लो उसको वैलिडेट ही नहीं किया, या बॉक्स को ओपन ही नहीं किया, क्या नहीं किया? बॉक्स को ओपन ही नहीं किया, ये भी तो हो सकता है ना बच्चों। तो ऐसे केस में फिर आपका ध्यान रखना, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा बच्चों? फिजिकल। तो जनरली फिजिकल वेरिफिकेशन वैसे नहीं होता है, लेकिन अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया, बोलो, तो आपका रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ही होगा। अब बताओ, फिजिकल वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा नहीं लगेगा? तो जनरली हमारा 7 दिन में रजिस्ट्रेशन आ जाता है रूल 9 में। लेकिन जब आपने क्या करवाया? आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया, तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। उस केस में बताओ रजिस्ट्रेशन 30 दिन में आएगा। कितने दिन में आएगा? 30 दिन। तो दो बातें हो गई, 15 दिन और 30 दिन का क्या चक्कर है बताओ। अगर आपने वैलिडेट किया, मतलब आपने उसको ऑन कर दिया, किसको? तो ओटीपी कितने दिन में करवाना है? 15 दिन में। कितने दिन में करवाना है? 15 दिन में, नंबर 1। अच्छा, अगर आपने उसको वैलिडेट नहीं करवाया, क्या नहीं करवाया, तो बताओ क्या होगा फिर? फिजिकल वेरिफिकेशन। तो जनरली रजिस्ट्रेशन हमारा 7 दिन में हो जाता है, बट यहाँ कितने दिन में होगा? 30 दिन में। तो 30 दिन के बाद आपका क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसी बात आपको कहाँ बता रखी है? रूल यहाँ पे। तो देखो ये एक बार ये क्या कह रहा है, पेयर एप्लीकांट ऑप्ट्स, मतलब उसने ग्रीन कर दिया और ऑथेंटिकेशन। तो बताइए उस केस के अंदर द डेट ऑफ एप्लीकेशन कब सबमिट मानी जाएगी? जिस दिन उसने ऑथेंटिकेट किया, या 15 दिन ग्रीन करने के, विच एवर इज अर्लियर। फिर वो दोनों में से जो पहले होगा उस दिन मानना क्या। और आपने अगर बंद ही रखा तो फिर आज ही मान लेंगे। बट दोनों ही केस में आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ ना, बोलो। तो फिर बताओ फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ही क्या रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो।
समझ गए बच्चों क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? अच्छा, ये क्लियर है बच्चों आपको? अब बताओ, जब हमने ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली तो फिर रूल 9 बोलता है। अच्छा, रूल 8 इन लोगों पे अप्लाई नहीं होता। किन किन पे? एनआरटीपी, टीडीएस काटने वाला, टीसीएस लेने वाला और ओआईडीआर। इनके लिए रूल 12 से 15 में स्पेशल प्रोविजन बता रखे। क्या बता रखे हैं? वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब आया रूल 9। क्या है बच्चों? रूल 9। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं, देखो दो बातें, सारा खेल ही आधार ऑथेंटिकेशन का है। पहला मैं आपको बोल के चल रहा हूं कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवा लिया तो फिर डिपार्टमेंट 7 वर्किंग डे में क्या लगेगा, या तो आपको सर्टिफिकेट दे देगा या नोटिस देगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, इसमें ये गड़बड़ है। तो आपको 7 वर्किंग डे में उसको जवाब देना है। कितने दिन में देना है? 7 दिन में। फिर आपके जवाब देने के 7 वर्किंग डे में या तो हाँ हो जाएगी या ना हो जाएगी। तो 777 का कोड लगा, 7 दिन में क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगी या ना हो जाएगी? या ना हुई तो नोटिस आएगा, नोटिस का जवाब 7 दिन में देना है, और आपके जवाब देने के 7 दिन में हाँ या ना। लेकिन अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन बंद रखा था या नहीं करवाया, बंद रखा था या, तो फिर 30-7-7 का कोड लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? या तो 30 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, बोलो, या नोटिस आएगा, नोटिस का जवाब 7 दिन में, और फिर 7 दिन में आपका। बताओ बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, ये बात क्लियर है सबको यहाँ पे? तो ये बातें मैंने आपको सारी बातें यहाँ पे बता दी। उसके बाद बच्चों रूल 10। अब सर हमने मान लो सब कुछ कर लिया, सर्टिफिकेट कितने दिन में मिलेगा? 3 वर्किंग डे। देखो वहां पे क्या बोला, जैसे आपका जब हो गया तो 3 वर्किंग डे में सर्टिफिकेट आएगा। जैसे आपकी अप्रूव हो गई एप्लीकेशन तो 3 वर्किंग डे में क्या आएगा, है ना, सर्टिफिकेट आ जाएगा प्लस जीएसटी नंबर आ जाएगा। कितने आ जाएगा? जीएसटी नंबर। तो द जीएसटी नंबर इज कम्युनिकेट टू एप्लीकेशन विद 3 डेज आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे आपका रूल 9 में क्या हुआ, ग्रांट हुआ, उसके 3 वर्किंग डे में आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा। अच्छा सर, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप 1 जुलाई को लायबल हुए तो आपको 30 दिन में अप्लाई करना होता है, 31 जुलाई तक। 2 बातें हो गई, आपने 31 जुलाई से पहले अप्लाई कर दिया और फिर सर्टिफिकेट तो बाद में मिलेगा। तो मान लो सर्टिफिकेट मिला 15 अगस्त को, तो अगर आपने टाइमली अप्लाई किया तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई होगी। अगर आपने टाइमली अप्लाई नहीं किया तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ वो इफेक्टिव डेट होगी। बोलो, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल सब चीजों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह से मेरा रूल क्या हुआ, 10 हुआ। आजकल एक 10 और आ गया। क्या हो गया बच्चों? 10। अब जैसे क्या होता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको अपना बैंक डिटेल भी देनी होती है। क्या देनी होती है बच्चों? बैंक। तो लॉ ये कहता है बाद में भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो? कितना बाद में? विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ क्या, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने के 30 दिन में, या बिफोर, या आप वो जीएसटीआर 1 भरते हो ना, क्या भरते हो, उससे पहले। दोनों में से जो अर्लियर हो आपको अपनी बैंक डिटेल देनी पड़ेगी। आपको अपनी क्या देनी पड़ेगी? बैंक डिटेल। समझ गए? ये कौन सा है? रूल 10 है। तो बच्चों मैंने कौन कौन से रूल बता दिए सर? आपने हमको 8 बता दिया, 9 बता दिया, 10 बता दिया और 10 ए बता दिया। समझ गए बात को? तो पहले ये सब चीजें रजिस्ट्रेशन से संबंधित है कि रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो रहा है। इसके बीच में बच्चों एक ये वाला सेक्शन एग्जाम में बहुत आता है, कौन सा? 6D। वो क्या है वो भी देख लो। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और एक जो न्यूली रजिस्टर्ड है। तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, उसको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना क्या है, जरूरी है। अगर मान लो उसके पास आधार नंबर नहीं है तो ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड वगैरह दे दो। ये काम करवाना है। ये तो वोटर कार्ड किसका होगा, आधार किसका होगा? जो इंडिविजुअल है। अगर आप फर्म हो, कंपनी हो, तो आपके डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, उनका आधार करवा दो। एक जो होता है जो न्यूली रजिस्टर्ड है, क्या बच्चों, तो उनको भी क्या करवाना है, अभी पढ़ ही रहते ना, करवाना है। और अगर मान लो वो नहीं है तो ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स दे दो। अगर मान लो आप कंपनी नहीं हो, मतलब इंडिविजुअल नहीं हो, तो आपके ये जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं इनके आधार नंबर क्या करा दो, ऑथेंटिकेशन। लेकिन इन लोगों पे ये नियम जरूरी नहीं है। मतलब ये 4 लोग ऐसे होते हैं जिन पे आधार ऑथेंटिकेशन का नियम नहीं लगेगा। और वो कौन कौन है? जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स, और एक कौन, यूआईएन वाला। क्या बच्चे ये लोगों को, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है
बताओ किसको आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये मैंने आपको पूरा कहां तक, ये मैंने आपको पूरे सेक्शंस क्या कर दिए, बता दिए, 10, 11, 12। आज मैंने आपको क्या क्या बताया, एक्सेल वर्जन कौन होता है जो इंपॉर्टेंट है, फिर मैंने आपको पूरा क्या बताया, 25 बताया, फिर मैंने आपको 26 और 27 ये बता दिए, और इसके यहां तक के क्या बता दिए, रूल। रजिस्ट्रेशन कौन करवाएगा, कौन लायबल हो, कौन लायबल, पहले तो बताओ, डिसाइड करो। नहीं लायबल हो घर हो, और अगर लायबल हो तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कितने दिन में होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, टीटीपी एनआरटीपी का क्या प्रोसीजर होता है, ये बातें यहां तक होगी। तो इसको एक पार्ट, यहां तक 2 पार्ट। अब रजिस्ट्रेशन हो गया, व्यापार चालू, सब काम कर रहे हो, मान लो भविष्य में आपका एड्रेस क्या हो गया, चेंज हो गया, एंटिटी का नेम क्या हो गया, चेंज हो गया, या नया पार्ट, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो सर्टिफिकेट में आई थी, ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्या उसमें कोई बदलाव हो गया। तो बदलाव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कोर फील्ड, एक होता है नॉन कोर फील्ड। बदलाव 2 प्रकार के होते हैं, कोर फील्ड और, तो फिर वो कैसे मतलब अपने सर्टिफिकेट को चेंज करवाएंगे। एक तो 28 बताना है, एक आता है 29। क्या आता है बच्चों, 29। कौन सी परिस्थिति है जहां आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, ठीक है। और अगर आपका कैंसिलेशन डिपार्टमेंट ने किया तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, आप व्यापार नहीं कर सकते, तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रिवोकेशन। रिवोकेशन कैसे होगा, ये 3 सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, 28, 29 और 30, और इसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन कौन सा, 29। तो बताइए बच्चों, आज की क्लास के अंदर मैंने आपको क्या रिकॉल कराया, टैक्सेबल पर्सन, और ये तो आपको पहले यहां तक का पूरा रिकॉल करना है, और अब आप एडवांस में क्या पढ़ेंगे, अब 28, 29, 30। तो पहले मैंने क्या बोला, पहले मैं इन 3 चैप्टर्स कौन कौन से, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, ई वे बिल और टाइम ऑफ सप्लाई, ये पूरा प्रोविजन बोलूंगा, आप एडवांस में पढ़ के आएंगे, और फिर इन 4 चैप्टर के एक साथ क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। और कल से ही मैं बीच बीच में जितना पढ़ाया इनसे रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी दिखाते जाएंगे, देखो एग्जाम में क्वेश्चंस क्या है। ओके बच्चों, थैंक यू।